हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई भी स्टार्ट कर ही दी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे मैथ्स और फिज़िक्स दोनों की कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है और देन आफ्टर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाएगी। तो हमारे यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम क्या है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। आज लेक्चर नंबर 4 हम कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने इसमें पढ़ चुके हैं, विभव के बारे में पढ़ा है हमने, विभवांतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, उसकी कुछ डेरिवेशंस है विभव निकालने के लिए, वो हमने पढ़ी है। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है, अब आज का जो आपका टॉपिक है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आप टॉपिक डालोगे, आज का आपका टॉपिक क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो टॉपिक डालिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हमें समझना है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। टॉपिक आपका क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब भी हम किसी भी निकाय को, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक हम लेके जाते हैं, इसकी स्थिति परिवर्तित करते हैं, तो उसमें हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। उसमें कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, उसके पास होती है स्थितिज ऊर्जा। और अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो वहाँ पे होती है गतिज ऊर्जा। यहाँ पे हमें क्या पढ़नी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी वैद्युत विभवांतर की, विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी। आप विभव से समझोगे, विभव की डेफिनेशन क्या आती है कि अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, अनंत से उसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में हम जितना भी कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, विभव होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या करना होता है, दो आवेशों का हमें अरेंजमेंट बनाना है, उन दोनों आवेशों को अनंत से लेके आना है और कुछ दूरी पर क्या करना है, उनको स्थितित करना है, स्थित कर देना है। तो उसको करने में हम जितना भी कार्य करेंगे, जितनी एनर्जी लगेगी आपकी, वही किसके रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अगेन समझिए क्या होता है, अनंत पर कोई आवेश रखे हुए हैं, अनंत से हमें आवेश को लेके आना और दो या दो से अधिक आवेशों का क्या बनाना है, एक अरेंजमेंट बनाना है, एक निकाय बनाना है। तो उस निकाय को बनाने में हम जितनी भी ऊर्जा लगाते हैं, जितना भी हम कार्य करते हैं, वही कार्य हमारा किसके रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर एक निकाय, निकाय का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि दो निकाय आपने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिए या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिए, तो वो एक अरेंजमेंट बन गया। तो दो या दो से ज़्यादा हमें क्या लेने हैं, वो लेने हैं, आवेश लेने हैं। तो दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से परस्पर निकट लाकर, हमें जो आवेश लाने वो कहाँ से लेके आने हैं, अनंत से लेके आने हैं और उनको निकट लेके आना है। निकट लाकर निकाय को बनाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। कौन, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होता है, जितना हम कार्य कर रहे हैं, किस पे कार्य कर रहे हैं, अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, दो या दो से अधिक आवेशों को हम पास लेके आ रहे हैं, पास लाने में हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दूरी पे हम उनको रख रहे हैं, एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट को बनाने में जितना भी हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य आपका किसके रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को आप ऐसे समझ सकते हो कि अनंत पर स्थित दो या दो से अधिक आवेशों का निकाय अल्प दूरी तक लाने में किया गया जितना भी कार्य होता है, वही आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसको डेफिनेशन में हम कैसे डालेंगे, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमने अरेंजमेंट बना दिया, उनका स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो किसके बराबर होगी, वो उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करती है, जितना भी हम कार्य कर रहे हैं वही कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। कितनी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें देखना है। तो अब टॉपिक डालना है आपको, दो बिंदु आवेशों के डेफिनेशन लिखने के बाद आप टॉपिक डालोगे, दो बिंदु आवेशों के निकाय की, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो
टॉपिक डालिए। अब हमने जो अरेंजमेंट बनाया उसमें जो आपने वर्क किया है वही वर्क आपका क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें निकालना है। तो टॉपिक आपका बना दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो देखिए इसकी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, दो बिंदु आवेशों के निकाय की हमें क्या निकालनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट बना लेते हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं, दो बिंदु आवेश, ठीक है। इन्होंने बोला दो बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो हम इसमें दो बिंदु आवेश लेंगे। हम मान के चल रहे हैं एक आवेश कितना है Q1 है और एक आवेश कितना है Q2 है। ये दोनों आवेश हम कहाँ से लेके आए हैं, अनंत से लेके आए हैं। और हमने क्या बना दिया, क्या बना दिया, एक निकाय बना दिया, एक अरेंजमेंट बना दिया। तो इसको बनाने में हमने जितना भी कार्य किया वही किसके रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो वो बन गई आपकी इनकी स्थितिज ऊर्जा। कितनी बनी है, वैल्यू कितनी है, तो वो निकालते हैं। दो आवेश है Q1 Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस कितना R है। तो यही चीज़ हमें लैंग्वेज में डाल देनी है। लैंग्वेज आप बनानी सीखो, जो चीज़ आप डायग्राम में दे रहे हो वही आपको उसमें बना देनी है लैंग्वेज में। क्या लिखा मैंने लैंग्वेज में, माना एक निकाय दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है। हमने एक निकाय बनाया जो किससे मिलकर बना है, दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। एक आवेश आपका Q1 है और एक आवेश आपका क्या है, Q2 है। तो दो, माना एक निकाय दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब इनका हमें माध्यम भी लेना पड़ता है, ठीक है। मान के चलें जिस भी माध्यम में रखे हैं उसका परावैद्युतांक क्या है, उसका पैरावैद्युतांक क्या ले रखा है हमने, K ले रखा है। तो उसका जो आवेशों के बीच के माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है आपका, K है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दोनों बिंदु आवेश जो है वो हम कहाँ से लेके आए हैं, अनंत से लेके आए हैं। तो हमने विभव की डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो हम यहाँ पे वही वाली डेफिनेशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, Q1 से R डिस्टेंस पर विभव निकालेंगे। Q1 से, क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तो नहीं बनाना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, Q1 से R डिस्टेंस पर क्या निकाल रही हूँ मैं, विभव निकाल रही हूँ कितनी है। तो विभव के डेफिनेशन से तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 से R दूरी पर, Q1 आवेश Q1 से R दूरी पर वैद्युत विभव। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हमने डेरिवेशन किया है। एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना होता है, तो कितना होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने माध्यम का परावैद्युतांक कितना ले रखा, K ले रखा है। तो आप यहाँ पे K लगा दो। K क्या, चार्ज, अपॉन में कितना, चार्ज कौन सा है, Q1 की वजह से Q1, और अपॉन में कितनी होती है, डिस्टेंस होती है। तो एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर जो विभव होता है वो यही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। सिर्फ R लेना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R² होता है, लेकिन विभव में सिर्फ क्या होता है आपका R होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस Q2 पर किया गया कार्य निकालेंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि कहाँ से आया ये वैद्युत, कहाँ से लेकर आए, अनंत से लेके आए हैं। तो अनंत से यहाँ तक लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, वही कार्य किस में बदल जाएगा, आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो Q2 को कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, अनंत से लेके आ रहे हैं, और अनंत से लाने में कितना कार्य कर रहे हैं वो हमें निकालना है। तो मैं ऊपर रफ कर रही हूँ, ऊपर निकालेंगे इसको। डेफिनेशन आपने लिख ही ली है। हमें क्या करना है, Q2 पर किया गया कार्य कि Q2 आवेश को अनंत से लाने में कितना कार्य किया है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से Q1 आवेश से R दूरी पर, भाई Q1 से तो R दूरी पर ही है, Q1 आवेश से R दूरी पर किया गया कार्य लाने में लिख दिया। Q2 को अनंत से Q1 आवेश से R दूरी पर लाने में किया गया कार्य। तो आप बताओगे कार्य कितना होगा। डेफिनेशन पढ़ी हमने विभव की। विभव की डेफिनेशन होती है V = W/Q।
तो यहाँ से हमें कार्य निकालना है, तो विभव इंटू आवेश, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू विभव और इंटू आवेश, कौन से आवेश को लेके आ रहे हो आप, Q2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका Q2 आ जाएगा। यहाँ पे V की डेफिनेशन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसको इक्वेशन मान सकते हो आप 1, तो W इज इक्वल टू V की वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R और इंटू में कितना है Q2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये दोनों बिंदु आवेशों को अनंत से R दूरी पर लाने में किया गया जो कार्य है वो कितना है, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। डेफिनेशन क्या बताती है कि ये जितना भी हम कार्य कर रहे हैं यही कार्य आपका किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लिख देंगे अतः यही कार्य, आगे डालोगे आप, अतः यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखोगे आप अतः आवेशों पर किया गया यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे U से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल U बोलते हैं हम इसको, जिसे U से प्रदर्शित करते हैं, जिसे U से प्रदर्शित किया जाता है या फिर करते हैं, लैंग्वेज आपकी, आपको जैसा सही लगे। तो W की जगह क्या हो जाएगा आपका, U हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R। ये बन गया आपका फॉर्मूला। वायु या फिर निर्वात के लिए हम K की वैल्यू भी रख देते हैं। वायु या निर्वात के लिए कैपिटल K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। तो दो आवेशों के बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। दो आवेशों के बीच आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। और कार्य कैसा भी कार्य है, कैसी भी एनर्जी है, उसका मात्रक क्या होता है आपका, जूल होता है। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, ये आपको करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक डालोगे आप, 2 से अधिक आवेशों का हमें अरेंजमेंट बनाना है। 2 आवेशों की स्थितिज ऊर्जा तो हमने निकाल ली और हमें याद भी हो गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना होता है, R होता है। यहाँ से मिलते जुलते आपको एक फॉर्मूला भी याद आ रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लगाते ही वो क्या बन जाती है हमारी, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। जो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम पढ़ा था, वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला में पढ़ाया था हमने। क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर था। अगर R पे स्क्वायर लग रहा है तो वो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, चाहे वो आकर्षण बल हो या फिर क्या हो आपका प्रतिकर्षण बल हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, दो आवेशों के बीच क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R पे रुक जाना, पे R पे स्क्वायर नहीं लगाओगे, स्क्वायर लगा दोगे तो वहाँ पे क्या निकल आएगा, बल निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट जो बनाना है वो 2 से अधिक आवेशों का अरेंजमेंट बनाना है। तो उनके बीच स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, तो डेफिनेशन हमें क्या बताती है, एक तो देखो जो एनर्जी होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी भी तरह की एनर्जी हो वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। और जब अदिश राशि होती है तो उसका हम क्या लेते हैं, बीज गणितीय गुणनफल योगफल लेते हैं।
जिस भी चीज़ का आप योगफल निकालो बीजगणितीय ले जाता है, यानी कि अगर प्लस की है तो वैल्यू प्लस में लेनी है, और अगर माइनस की वैल्यू है तो आपको किस में लेनी है, माइनस में ही लेनी है। और अगर सदिश योग होता है तो सदिश योग में ऑलवेज वैल्यू कैसी ली जाती है, प्लस की ही ली जाती है। अगर आवेश आपका माइनस का भी है वहाँ पे आपको वैल्यू कैसी लेनी होती है, प्लस में लेनी होती है, वहाँ पे हम साइन नहीं लेते। लेकिन सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में जहाँ हम बीजगणितीय योग करते हैं वहाँ पे अगर आपका आवेश माइनस का है तो आप माइनस का ही लोगे, यानी कि विद साइन लिया जाता है। सदिश में आपको ऑलवेज कैसा लेना होता है, प्लस लेना होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी है तो जितने भी आवेशों से अरेंजमेंट बन रहा है उनका क्या करना है, हमें बीजगणितीय योग करना है। डेफिनेशन क्या बताती है, दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर, दो से अधिक बिंदु आवेशों को मिलकर हमें क्या बनाना है, निकाय बनाना है। मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म की, अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, आवेश युग्म लेना। आवेश युग्म क्या होता है इसको समझोगे, जैसे मान लो हमने 3 आवेशों का एक अरेंजमेंट बना दिया, ये रहा, यहाँ पे रखा हुआ है Q1 आवेश, यहाँ पे रखा हुआ है Q2 आवेश, यहाँ पे रखा हुआ आपका Q3 आवेश, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं R1 है, इनकी डिस्टेंस कितनी है R2 है, और इनकी डिस्टेंस कितनी है आपकी R3 है। तो ये क्या बोल रहा है, आवेश युग्म। आवेश युग्म का मतलब है कि एक आपका पेयर ये बन गया किस किस का, Q3 Q1 का। एक आवेश, एक युग्म आपका ये बन गया किसका, Q1 और Q2 का। एक युग्म आपका ये बन गया Q2 और किसका, Q3 का। ये बोला डेफिनेशन। तो आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो फॉर्मूला अगर हमें इसके लिए बनाना है तो क्या बनेगा, U इज इक्वल टू, एक एक पेयर लेके चलते हैं, पहले इन दोनों के निकाल लें। इन दोनों के हम मान के चल रहे हैं U1 है, U1 प्लस इन दोनों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी मान के चल रहे हैं हम, U2 मान के चल रहे हैं, प्लस इनकी वैद्युत स्थिति कितनी मान के चल रहे हैं हम, U3 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर आगे भी है तो आप उसको ऐसे जोड़ते चले जाओगे। वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U1 इन दोनों के बीच है। मान यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा U1 है, इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा U2 है, इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी है आपकी, U3 है। तो U1 किस किस के बीच है, Q1 और Q2 के बीच है। तो आवेश भी आप क्या लोगे, Q1 Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आपका R1 है, तो R1 ले लिया। प्लस U2 के लिए कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है यहाँ पे, Q2 और Q3, तो ये हो जाएगा Q2 Q3, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आपका R2 है। प्लस आगे लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है आपका Q1 Q3 लिख लो या Q3 Q1 लिख लो, कोई मैटर नहीं करता। अपॉन में कितना हो जाएगा R3। अगर आगे भी होंगे तो ऐसे प्लस में चलते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कि एक चीज़ कॉमन आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले लूँगी, तो कितना बचेगा, Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R2 प्लस आगे बचेगा आपका Q3 Q1 या Q1 Q3 अपॉन में R3। अगर आगे भी आवेश लिए होते तो हम इसमें ऐसे जोड़ देते, और ये बन जाएगा आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक आवेशों का जो आपने अरेंजमेंट बनाया है उसके लिए मात्रक क्या बना दोगे, जूल बना दोगे। अगर यही हम कोई आवेश माइनस में ले लेते, सपोज दैट मैंने Q2 माइनस में ले लिया, तो यहाँ पे आपको माइनस रखना पड़ता, तो वो इस प्लस को क्या बना देता, माइनस बना देता। बस आपका इतना ही है, क्या थी ये, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जितने भी आवेशों का अरेंजमेंट बन रहा है उनका पेयर बना के उनके बीच क्या निकालते जाओ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते जाओ। सबका क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो, प्लस में तो प्लस ले लो, माइनस में तो माइनस ले लो। नोट करो इसको, ये होती है आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो से अधिक बिंदु आवेशों के अरेंजमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक डालना आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव तो आप जानते हो क्या होता है, दो आवेशों का अरेंजमेंट होता है जिस पर आवेश की मात्रा समान परंतु प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। अगर एक पॉजिटिव है तो एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि सूक्ष्म दूरी पर रखा होता है। और वो दूरी भी आपको पता होनी चाहिए कि दूरी कितनी होती है, वो 2L या फिर हम क्या बोल सकते हैं 2A से रिप्रेजेंट भी करते हैं उसको। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब जो हमारा द्विध्रुव है, डाइपोल है, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना है हमें और उसको घुमाना है। उसको घुमाने में हम कितना कार्य कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आइए इसका डायग्राम समझो। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, सॉरी द्विध्रुव रखा हुआ है।
जिस पर आवेश कैसा होता है, एक माइनस क्यू होता है और एक कैसा होता है आपका प्लस क्यू होता है, और इनके बीच की दूरी कैसी होती है आपकी 2l होती है उसको घुमाने में, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा हुआ है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई में ये रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, प्लस से कैसे होती है, माइनस की तरफ होती है, तो इस पर इधर से फोर्स लगती है और इस पर इधर फोर्स लगती है, और फोर्स कितनी लगती है आपकी क्यों नहीं लगती है, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो घूमेगा। जब चीज़ घूमती है वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो हमें पता है वहाँ पे क्या बनता है, बल युग्म आघूर्ण बनता है, तो यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण भी बनना है। तो जब ये घूमेगा तो हम मान रहे हैं कि थोड़ा सा विस्थापित करने पर ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये कितना एंगल घूम गया, डी थीटा एंगल घूम गया, ठीक है। कितना एंगल घूमा, ये डी थीटा एंगल घूमा, तो डी थीटा एंगल घूमने पर इसने कितना कार्य किया, तो कार्य पहले बाद में निकालेंगे, पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें बल युग्म आघूर्ण कितना है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर क्या बल युग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगाए गए बल युग्म आघूर्ण, दो तरफ से लग रहा है ना, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो इसी को हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, जब ये टॉर्क बनता है। बल युग्म आघूर्ण तो कितना होता है, फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी अब मैं, PE साइन थीटा। इसकी लैंग्वेज मैंने ऊपर आपको दिखा दी है कि क्या लिखना है हमें, जो हमने डायग्राम में बनाया वही हमें थ्योरी में डालना है। तो क्या डाला मैंने थ्योरी में, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, इसका नाम है AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, P है। द्विध्रुव आघूर्ण हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैंने वेक्टर लगा दिया, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, थीटा कोण बनाते हुए क्या हुआ है, रखा गया, ठीक है। तो अब इसमें जब दो तरफ से फोर्स लगेगी तो घूमेगा, तो इस पर कितना बल युग्म आघूर्ण बन रहा है, तो वो भी हमें पता है कितना बल युग्म आघूर्ण बनता है, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। फॉर्मूला हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं इसकी पूरी चैप्टर नंबर 1 में। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया था, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हम क्या करें, इसको एक छोटा सा थोड़ा सा घुमाने पर कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है। हम इसको वैद्युत क्षेत्र में बाह्य बल के विरुद्ध क्या करें, इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो उसे घुमाने में कितना कार्य किया जा रहा है, तो इस पर कार्य निकालते हैं। तो इसे हम लिखेंगे अति द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण कितना होगा वो आपका डी थीटा, ठीक है। छोटी क्वांटिटीज किससे ड्राइव करते हैं, हम उस किससे लिखते हैं, डिफरेंशियल से लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डी लगाओगे, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला पता है आपको, कार्य क्या होता है, अगर आप स्मॉल का एंगल घुमा रहे हो, छोटा सा एंगल घुमा रहे हो, तो कार्य भी थोड़ा होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, DW लिखेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क बन रहा है, टॉर्क है यहाँ पे बल, और इसका विस्थापन कितना हो रहा है, तो डी थीटा इसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टो इज इक्वल टू डी थीटा। यहाँ पे टो की वैल्यू रख देंगे, तो टो की वैल्यू कितनी होगी, PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। टो की मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, टो की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, PE साइन थीटा डी थीटा। अब हम मान के चल रहे हैं कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, इसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 तक घुमाना है हमारा, जितना भी θ1 है, और लास्ट लिमिट कितनी है आपकी θ2 है, तो वहां तक घुमाने में किया गया कार्य, कुल कार्य कितना होगा, तो हम ये लिखेंगे, इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से घुमाना हमें, θ1 कोण से θ2 कोण तक, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को किसके अंदर, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, अब डेरिवेशन समझ रहे हो ना, डेरिवेशन क्या करा रही है,
पहले तो इस पर टॉर्क बन रहा है तो टॉर्क हमने निकाल दिया, उसके बाद हम क्या करें, इसको थोड़ा सा एंगल इसको घुमा रहे हैं, थोड़ा सा एंगल जब घुमाओगे तो इस पर क्या करोगे आप, इस पर कार्य करोगे, और कार्य कितना होगा आपका, बल गुना विस्थापन, बल इस पर कितना लग रहा है, पीई साइन थीटा लग रहा है, विस्थापन हमने इसका कर दिया कितना, डी थीटा। अब हमने दो एंगल फिक्स कर लिया, हमें θ1 से कितना घुमाना है, θ2 तक घुमाना है, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में आपका कुल कार्य कितना होगा, तो जो आपने स्मॉल इसका विस्थापन किया उसी का क्या कर दो, इंटीग्रल कर दो, तो हम इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। चलिए इसका इंटीग्रल कर देते हैं, इसी का आप इंटीग्रल कर दोगे, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ किसका, पीई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट पुट करोगे, लिमिट हमें पता है, हमें θ1 कितना जाना है, θ2 तक जाना है, हमें जो किया गया कार्य है वो θ1 से कितना निकालना है, θ2 तक निकालना है। अब डी डब्ल्यू का डिफरेंशियल ऊपर आपने नोट कर ही लिया होगा, रफ कर रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू का जब आप इंटीग्रल करोगे तो किया गया कुल कार्य हम कितना मान के चल रहे हैं कि किया गया कुल कार्य आपका कितना है, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो ये दोनों कांस्टेंट है, द्विध्रुव भी और वैद्युत क्षेत्र भी एक समान है, तो पीई को हम बाहर ले लेंगे, पीई इंटीग्रल ऑफ θ1 to θ2, सिर्फ किसका करना है हमें, साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे मैथ्स की कुछ वैल्यूज लगेंगे, इंटीग्रल लगेंगे, तो इंटीग्रल में मैथ्स में जो इंटीग्रल होता है साइन थीटा का, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा वो होता है माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, मैं इनको एक बार आपको फॉर्मूले सारे लिखवा भी दूंगी क्योंकि ये यूज़ होते हैं डिफरेंशियल में, जितने फॉर्मूले हमारे डेरिवेशन में इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो मैं आपको एक बार नोट करा दूंगी, आप सारे एक साथ लिख लेना। 4-5 फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं बस। साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस के क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। लिमिट पुट कितनी करनी है हमें, θ1 से कितना जाना है आपको, θ2 जाना है। लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई, माइनस को बाहर निकाल लेती हूँ मैं, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट की जाती है, तो θ2, दूसरी लिमिट जब पुट करते हैं तो बीच में माइनस का साइन आता है, कॉस θ1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आप माइनस को अंदर भेजते हो तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आपकी हो गई डेरिवेशन। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर किया गया जो कार्य होता है वो कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2। जब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं तो क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें द्विध्रुव को 45 से 60 तक घुमाना है या 70 से 90 तक घुमाना है, 90 से 180 तक घुमाना है, तो वैल्यू आप रख दोगे। θ1 मान लो 90 दे रखा तो 90 रख दोगे, θ2 आपको 120 दे रखा तो आप 120 रख दोगे। ठीक है, तो कार्य निकाल रहे हैं, मात्रक क्या लगा दोगे, जूल लगा दोगे। ये रही आपकी डेरिवेशन। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप बता दिया करो। अब इसके कुछ स्पेशल केस बनते हैं। केस क्या बनते हैं आप इसको समझोगे, फॉर्मूला तो हमारा निकल के आ गया, बल्कि हम वैसे तो उसको इससे निकाल ही लेंगे फॉर्मूले से, फिर भी ऑप्शन में क्वेश्चन बन जाता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जो है वो साम्य स्थिति पे रखा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में ही रखा है, जैसे वैद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में रखा है, यहाँ माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। ठीक है, साम्य स्थिति में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या आपका कि यहाँ पे θ1 जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, θ1 यहाँ पे कितना 0 डिग्री है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र में और P के बीच कोई क्या नहीं बन रहा है, एंगल बन नहीं रहा, तो यहाँ पे थीटा आपका कितना है 0 डिग्री है। और इसको कहाँ तक घुमाया जा रहा है, 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने पर, थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो कितना बन जाएगा, आप इसको केस 1 डाल सकते हो, ये हमारा केस 1 हो जाएगा। यहाँ डाल रही हूँ मैं केस 1। केस 1 क्या है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, साम्य स्थिति में रखा हुआ है, तो यानी कि θ1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 0 डिग्री है। उस 0 डिग्री से किसी भी एंगल पे आप घुमा रहे हो, 45 पे 60 पे, वो हमें नहीं पता, थीटा कोण घुमाने पर कितना कार्य किया जाएगा। तो कितना कार्य होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई cos θ1, θ1 की वैल्यू तो कितनी है, 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री माइनस θ2 की वैल्यू सिर्फ कितना है हमारी, थीटा है, क्योंकि हमें एंगल नहीं डिफाइन है यहाँ पे, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला
न्यूमेरिकल में नहीं, उसमें ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है या साम्य स्थिति में रखा हुआ है, तो थीटा कोण घुमाने पर उस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो आपका आंसर है PE1 माइनस कॉस थीटा होगा। इसको आप केस नंबर 1 करके लिख सकते हो। केस 2 देखोगे, अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसी 0 डिग्री से हमने इसको क्या कर दिया, इसके लंबवत ला दिया, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमा दिया, यानी कि 90 डिग्री तक घुमा दिया। ठीक है, अगर हम इसको 90 डिग्री तक घुमा देते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमा देते हैं, तो तब आपका इसमें कितना कार्य किया जाएगा? तो केस 2 डाल के लिखोगे आप इसका। केस 2 में है कि द्विध्रुव को 0 डिग्री से या साम्य स्थिति से, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बदल देते हैं एनसीईआरटी। वो साम्य स्थिति का मतलब है आपका 0 डिग्री ही है। अगर साम्य स्थिति दिया है तो इसका मतलब क्या आपका कि θ1 की वैल्यू जो है वो कितनी आपकी 0 डिग्री है। साम्य स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने में, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी कि θ2 जो है आपका कितना है? 90 डिग्री है। लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, तो अब बताओगे कितना कार्य होगा? अब कितना कार्य हो जाएगा भाई? जो यहाँ पे हमारा वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था वो इसके लंबवत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे आपका क्या है? प्लस क्यू है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे जो बन रहा है आपका थीटा, वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 0 से कितना घूम गया? वो 90 डिग्री घूम गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना होगा आपका? W = PE cos θ1, θ1 की वैल्यू तो 0 डिग्री, माइनस cos θ2, θ2 की वैल्यू कितनी रख दी उन्होंने? 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? W = PE cos 0 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो किया गया कार्य जो होगा वो सिर्फ कितना होगा आपका? PE होगा। यूनिट क्या लगा दोगे आप? तो जूल लगा दोगे। यहाँ पे भी मैंने लगाई दी थी जूल। तो ये आपका केस 2 बन गया। केस 3 भी है। 3 क्या हो सकता है कि हमने क्या कर दिया? वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाने में, विपरीत का मतलब है कि हमने पूरा 180 पे घुमा दिया। अगर डायरेक्शन ऐसे थी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो उसके विपरीत उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 90 ये घुमा, 90 और घूम जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। तो अब हमें क्या घुमाना है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमाना है। इट मीन्स कितना घुमाना है हमें? 180 डिग्री घुमाना है। तो इसका केस नंबर 3 डालोगे आप। केस 3 लिखोगे, द्विध्रुव को साम्य स्थिति का मतलब क्या है? θ1 कितना आपका? 0 डिग्री। साम्य स्थिति से वैद्युत क्षेत्र को मैं ई लिख रही हूँ, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की आपको कैसे घुमाना है? विपरीत घुमाना है। इट मीन्स यहाँ पे θ2 जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। विपरीत घुमाने में किया गया कार्य, तो कितना होगा? किया गया कार्य यहाँ पे कितना होगा? W = PE cos θ1 की वैल्यू तो 0 डिग्री है और cos θ2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 180 डिग्री है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? PE cos की वैल्यू 1 होती है, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस के 1 होती है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1 होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो W = कितना आ जाएगा? 2PE। और यूनिट क्या लगा दोगे आप? जूल लगा दोगे। तो 3 केस बनते हैं इसके। कौन कौन से केस बनते हैं? जब साम्य स्थिति में रखा और किसी भी एंगल पे घुमाना हो, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा PE1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप उसको 90 डिग्री के घुमा देते हो, उसके लंबवत घुमा देते हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमा देते हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? W = PE बन जाता है। और अगर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घुमा देते हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है? W = 2 PE। वहाँ पे कितना बन जाएगा आपका? 2PE बन जाएगा। कार्य निकाले हो तो सभी के लिए मात्रा कितना लगाओगे आप? जूल लगाओगे। तो ये नोट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आपको द्विध्रुव की क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर पहले तो हम क्या करेंगे, अनंत से किसी द्विध्रुव को लेके आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, पहले तो वो हुआ। फिर उसको वैद्युत क्षेत्र के हमें क्या करना, लंबवत रखना। वैद्युत क्षेत्र में लंबवत मैंने क्या रख दिया, एक द्विध्रुव रख दिया, -q और एक क्या आपका +q, ये रखा -q +q, जिनके बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, 2l है। लंबवत रखा और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखकर इसको थीटा कोण घुमाने में हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्य हो रहे हैं। कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, मैंने दोनों लिखे हुए हैं। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य। देखो 2 कार्य हमें यहाँ पे करने हैं। अनंत पर वैद्युत द्विध्रुव है, उसको कहाँ पे लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना और क्षेत्र के लंबवत रख देना है। वहाँ तक लाने में, रखने में, लंबवत रखने में आप जितना भी कार्य करोगे वो आपका क्या होगा, W1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसी W1 को, यानी कि हमने जो वैद्युत क्षेत्र में इसको द्विध्रुव को लंबवत रख दिया, इसको थीटा कोण घुमाना है। इसको कितना घुमाना है आपको, किसी भी एंगल पे घुमाना है। आप चाहे 20 पे घुमाओ, 30 पे, 45 पे, जितने भी एंगल पे आप घुमा रहे हो, उसको घुमाने में जितना भी आप कार्य कर रहे हो वो आपका क्या होगा, W2 होगा। तो हम 2 कार्य कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत स्थिति से, लंबवत स्थिति पे रखा हुआ है, लंबवत स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना है, W2 है। अब ये जो टोटल कार्य हुआ W1 और W2, ये कुल कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसी कुल कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। एक बार फिर से समझो, अनंत पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने में आप जितना भी कार्य कर रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव से आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हो और अंदर भी कैसे रख रहे हो, लंबवत रख रहे हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख रहे हो। लंबवत रखने में आप जितना कार्य कर रहे हो वो आपका W1 होगा। फिर उसी W1 को, यानी कि आपने जो 90 डिग्री पे रखा हुआ है, लंबवत से थीटा कोण घुमाने पर आप जितना कार्य कर रहे हो, अब आपने वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो रख दिया, उसको वहाँ तक रखने में जो कार्य हुआ है वो आपका W1 है, ठीक है, पहला कार्य हुआ। फिर आपको क्या करना है, उसको 90 डिग्री से किसी भी एंगल पे आप घुमा रहे हो, लंबवत के अलावा कितनी भी एंगल पे आप घुमा रहे हो लंबवत स्थिति से, वहाँ पे जो कार्य कर रहे हो वो आपका क्या होगा, W2 होगा। और इसका जो कुल कार्य है, W1 और W2 किया गया जो कुल कार्य है, वही आपकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो अतः द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो U से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, वो कितनी हो जाएगी आपकी, W1 प्लस कितनी हो जाएगी, W2 हो जाएगी। अब आपने ये वाला फॉर्मूला पहले ही, हम इससे पहले वाली जो डेरिवेशन करी है उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, PE cos θ1 प्लस माइनस कितना होता है आपका, cos θ2 होता है। तो देखो पहला जो कार्य होगा वो तो 0 ही हो जाएगा ना, W1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 0 डिग्री होती है, क्योंकि आपने लंबवत रखा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे तो cos साम्य स्थिति भी और अंतिम स्थिति भी 90 डिग्री है, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 0 डिग्री हो जाती है। तो W1 कार्य तो आपका कितना हो गया, 0 डिग्री। प्लस दूसरा निकाल लेते हैं, W2 कैसे निकलेगा, PE cos θ1, θ1 तो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो है, पहले हम किस पे रखा हुआ है, 90 पे रखा हुआ है। अब आप इसको किसी भी एंगल पे घुमा रहे हो, किसी भी थीटा कोण पे घुमा रहे हो, तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, U = PE cos 0 की वैल्यू, 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos θ, ये ऐसी cos θ, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो आई है U = -KPE cos θ आती है। तो ये होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो क्या फॉर्मूला होता है, U = -KPE cos θ, और पीछे आप क्या लगा दोगे, जूल लगा दोगे। कहीं डाउट मत रखना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। यहाँ पे 2 कार्य किए हमने, 2 कार्य कैसे किए, पहले द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लेके आए, वहाँ तक जितना भी कार्य किया वो आपका क्या हुआ, W1 हुआ। फिर उसी को लंबवत स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर आपने जितना कार्य किया वो आपका क्या हुआ, W2 हुआ। और किया गया जो कुल कार्य है वही आपकी क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो U = कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 0 होगा क्योंकि हमने लंबवत रखा है, लंबवत का मतलब दोनों एंगल आपके जो θ1 और θ2
2 दोनों ही कैसे 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये तो पूरा कैसे हो गया 0 हो गया। इसको 90 से थीटा कोण पे घुमाना है, तो थीटा 1 आपका 90 होगा, थीटा 2 कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के PE cos थीटा जूल हो जाएगा। डेफिनेशन अब पढ़ लो, इसकी डेफिनेशन क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर वर्तमान स्थिति में रखने के लिए किया गया कार्य की क्या होती है बराबर होती है। तो जितना भी आपने कार्य किया वो क्या होता है W = PE cos थीटा, यही कार्य आपका क्या कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो फॉर्मूला क्या बना आपका U = -PE cos थीटा। देखिए इसके भी 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा आपका, जब द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में हो। स्थायी साम्य अवस्था का क्या मतलब होता है कि द्विध्रुव को हमने इतना घुमा दिया कि उसका जो एंगल है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, यानी कि थीटा कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो जब कभी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि निम्नलिखित में से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, जब हमारा जब द्विध्रुव कैसा रखा हो साम्य स्थिति में रखा हो, यानी कि वहाँ पे एंगल अगर नहीं दे रखा और आपको साम्य स्थिति बोल रखा है, वो भी स्थायी साम्य स्थिति, स्थायी साम्य स्थिति में अगर बोला हुआ है तो वहां पे थीटा आपका कितना कर देना है, आपको 0 कर देना है। तो इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला है U = -PE cos थीटा। थीटा की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका U = -PE। तो स्थायी साम्य अवस्था पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, वो कितनी होती है -PE होती है। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दे रखा है जब द्विध्रुव E के लंबवत हो। अब हमें द्विध्रुव को क्या रखना है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो लंबवत रखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा U = -PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री होती है, तो यहाँ 0 होती है सॉरी, तो U की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे किया गया स्थितिज ऊर्जा कैसे हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। जब वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में हो, वर्ड को पकड़ना, यहाँ अस्थायी है और यहाँ पे स्थायी है। स्थायी में होता है 0 डिग्री और अस्थायी में क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि विपरीत घूम जाता है वैद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा U = -PE cos 180, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी -1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा U = -PE, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा U = PE कैसे पॉजिटिव है ना जूल, क्योंकि PE 2 फॉर्मूले बन रहे हैं, माइनस का भी बन रहा है आपका और आपका प्लस का भी बन रहा है। तो ध्यान देना है कि माइनस वाला कब है जब स्थायी साम्य अवस्था है। तो ये तीनों फॉर्मूले हुए आपके स्थायी साम्य अवस्था। मैं बोल रही थी आपको कि स्थायी साम्य अवस्था और अस्थायी साम्य अवस्था पे आपको ध्यान रखना। अगर स्थायी साम्य अवस्था है तो वहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाता है, उसका मतलब होता है कि वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया। और अस्थायी साम्य अवस्था में क्या होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत घूम गया, इट मीन्स वहाँ पे एंगल कितना हो जाता है 180 हो जाता है। तो 0 डिग्री पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -PE, 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा और 180 डिग्री पे आपका कैसे हो जाएगा +PE हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत विभव के जितने भी टॉपिक थे वो आपके खत्म हो गए। अब आपका नया टॉपिक चलेगा संधारित्र, क्योंकि इसी के साथ में चैप्टर जुड़ा हुआ है, एनसीईआरटी में साथ में जुड़ा हुआ है। रिफ्रेशर में अगर आप देखो तो रिफ्रेशर में ये चैप्टर अलग चलता है, 4 चैप्टर होगा जहाँ तक है, लेकिन एनसीईआरटी में साथ है वैद्युत विभव तथा संधारित्र या धारिता। तो अब हमें क्या पढ़ना है धारिता के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो आपका कल जो वीडियो आएगी, कल जो हम पढ़ेंगे वो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक क्या होगा धारिता। धारिता को समझेंगे क्या होता है। तो धारिता को समझने के लिए हमें पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, संधारित्र के बारे में पता होना चाहिए। तो ये संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।